हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। सीनियर इकोनॉमिस्ट शरद कोहली सर के साथ जो मैंने पॉडकास्ट किया था पार्ट 1, उसको ऑलरेडी आपको मैं दिखा चुकी हूं। आज पार्ट 2 की बारी है। ज्यादातर यूरोपियन इकोनॉमी इस समय डाउन में है। आप जापान का हाल देख लीजिए, जर्मनी का इवन हाल देख लीजिए, सबके बुरे दिन में कह सकती हूँ कि शुरू हो चुके हैं। इन सब के बीच में भारतीय कैसे यहां बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का फायदा उठा सकते हैं। अगला 10 साल भारत का है, अगला 1 दशक भारत का है, ये सब बोल रहे हैं, लेकिन उसका आप कैसे फायदा उठाएंगे, आप चाहे इन्वेस्टर हैं तो भी, नहीं है तो भी। ये सारी बातें शरद कोहली सर ने पॉडकास्ट में हमें बताई है। पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये मैं दिखाऊं आपको उसके पहले चैनल आप फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। और अब आपको दिखाते हैं इस पॉडकास्ट का पार्ट 2। हमने क्योंकि ब्याज दरों की भी बीच में बात की थी सर, अमेरिका ने तो उसको स्थिर रखा है, हर कोई जानता है। लेकिन जब मैं देख रही थी तो मैंने देखा कि जापान ने अपनी जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी है उसको थोड़ा करेक्ट किया है। 0.75 से बढ़ा करके इसको 1% कर दिया गया है। और जब मैंने डिटेल में रिसर्च किया तो मुझे पता चला 1995 के बाद ये फर्स्ट टाइम जापान ने किया है। तो इसका भी ये इतना हाईएस्ट रखना जापान की तरफ से, ये क्या इंडिकेट करता है? और इसका भी गोल्ड सिल्वर मार्केट पे कुछ असर होता है क्या? महंगाई जापान में बहुत हो गई थी। पहले ही आपको पता होगा जापान इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज़। अगर आप टोक्यो जाएं तो दुनिया की सबसे महंगी जगहों में से एक है। तो महंगाई पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने किया है जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं। हालांकि जापान की इकॉनमी बहुत अच्छा नहीं कर रही है। वहाँ के आपके भी प्रधानमंत्रियों को याद रखना मुश्किल हो जाता है कि कौन प्रधानमंत्री है इस समय। 2 जगह मैंने दुनिया में हाईलाइट कर रखी है, एक यूके और एक जापान, जहाँ पर पूछना पड़ता है भाई प्रधानमंत्री लंच से पहले बदले कि लंच के बाद बदले, ये भी पूछना पड़ता है। इतनी जल्दी जल्दी वहाँ पर बदलाव होते हैं। तो महंगाई से वो लोग त्रस्त हैं। महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। आपको पता ही होगा, मनी सर्कुलेशन को टाइट करने के लिए। तो नहीं, जापान से इतना सोने चांदी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता दूँ, सोने चांदी का जो हब है वो इस समय कॉमेक्स है और LBMA है, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन। मोटा मोटा यहाँ दोनों इस जगह से हो रहा है। चुपचाप एक शंघाई में भी है। तो अगर 2 के अलावा 2+1 आप कर लीजिए, न्यूयॉर्क, लंदन, शंघाई। बाकी जापान में क्या हो रहा है, कोरिया में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, इससे सोने चांदी की कीमत पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस समय जो प्राइस सारी की सारी मैनिपुलेट की जा रही है, मैं मैनिपुलेट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो अमेरिका में करी जा रही है। इसके बाद में अगर सिल्वर की थोड़ा बात करना चाहूँ, हमने जैसे कहा कि गोल्ड इस समय 4200 के आसपास है, सिल्वर 66 है जी। तो ये आप कहाँ तक नीचे जाते देख पा रहे हैं या ये आप कहाँ तक ऊपर जाता देख पा रहे हैं शॉर्ट टर्म में? मुझे लग रहा है अभी तो सिल्वर गोल्ड की चाल ही चल रहा है। आप देख रहे होंगे, बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यानी कि गोल्ड थोड़ा ऊपर जाता है। जब गोल्ड 4300-4400 जाता है तो सिल्वर 70 के आसपास पहुंच जाता है। फिर ऐसा लग रहा है कि सिल्वर शैडो कर रहा है गोल्ड को, पीछे पीछे चल रहा है और आगे भी जाता है, पीछे भी जाता है। पर जो डिमांड है 55%, जो इंडस्ट्रियल डिमांड है, वो लगातार बनी हुई है। मुझे पता लगा कि सोलर सेल्स में बहुत बड़ा ऑर्डर सिल्वर के जो माइनर्स हैं उनको मिला है। मुझे ये भी पता लगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में की डिमांड, हाल में क्रूड प्राइस बढ़ने से सिल्वर माइनर्स को बहुत बड़े ऑर्डर्स मिले। इलेक्ट्रिक बैटरी, जिसकी बैटरी में लगता है, और AI में तो लग ही रहा है। तो ये 3 क्षेत्रों में, सेमीकंडक्टर से भी डिमांड आ रही है। तो सिल्वर की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो सिल्वर को बुलिश रखेगी शालिनी। तो मुझे नहीं लगता कि सिल्वर बहुत ज़्यादा गिरेगा, बल्कि सिल्वर हो सकता है सोने को बीट कर जाए। वॉलेटाइल तो रहेगा, वॉलेटाइल ऊपर नीचे रहेगा, पर मुझे लग रहा है कि सोने को बीट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। तो दोनों ही रखने वाली चीज़ें हैं, दोनों ही लेने वाली चीज़ें हैं। थोड़ा थोड़ा करके अगर आप इकट्ठा पेशेंस अगर है तो लीजिएगा। अगर आप इसको ले रहे हैं और फिर 2 दिन बाद रेट देखें तो 4000 आ गया, तो फिर मुझे लगता नहीं लेना चाहिए। पेशेंस नहीं है तो नहीं लेना चाहिए। हालांकि क्रूड ऑयल अब धीमे धीमे नीचे की ओर ही आता हुआ हम सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना चाहूँ तो अभी तक कितना नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था को हो चुका है और आगे किस तरह से हो सकता है, क्योंकि हम सुपर अल नीनो की भी बात इस वक्त सुन रहे हैं। अब उसका असर कितना होगा नहीं होगा वो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था क्या डगमगाई हुई है? 2 सेक्टर्स में नुकसान हुआ है। अगर मैं इस नुकसान के 2 हिस्से करूं, पहला हिस्सा है जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनको नुकसान ये हुआ है कि उनकी सेविंग्स कम हो गई हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने से, महंगाई बढ़ने से, और महंगाई नंबर्स में आ रही है,
शालिनी महंगाई उससे ज़्यादा है, बल्कि जो अब नंबर्स आएंगे जुलाई में जून के, वो नंबर्स आपको एलिवेटेड दिखाई देंगे, क्योंकि ये महंगाई, भले ही क्रूड ऑयल अब सस्ता हो गया, पर क्योंकि जो महंगाई घुस चुकी है सिस्टम में, जो ऑलरेडी फैक्ट्री में माल महंगा आ चुका, जो स्टॉकिस्ट के पास जा चुका, जो होलसेलर्स के पास जा चुका, जो दुकानों पर जा चुका, वो तो आपको महंगाई मिलेगा। तो एक तो यहाँ पर महंगाई नुकसान हुआ है कि लोगों के घर के बजट्स बिगड़े हैं, और अभी मुझे लग रहा है जून जुलाई में अभी और इसका असर, जुलाई अगस्त सितंबर तक इसका असर दिखेगा। पहले भी हमने इसके बारे में बात की थी। दूसरा नुकसान हुआ है कॉर्पोरेट्स में। कॉर्पोरेट्स की जो बॉटम लाइंस हैं वो प्रेशर में आई हैं। तो आपको ये जो जुलाई 5 या 6 से रिजल्ट सीजन शुरू हो जाता है क्वार्टर 1 का स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपको प्रेशर में दिखाई देंगे। आपको जो मार्जिन्स हैं, बॉटम लाइंस हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स की हम उम्मीद ना रखें। यहीं से आपका स्टॉक मार्केट का सवाल भी निकल आएगा। तो वो तो ये 2 सेक्टर्स में मुझे लग रहा है कि नुकसान हुआ है। और कुछ सरकार ने जैसे 1.25 लाख करोड़ इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को दिया, कुछ सरकार ने भी फिस्कल हिट लिया है। पीछे सेंट्रल एक्साइज हटाई 1 लाख करोड़ के आसपास का, वहाँ हुआ 1.25 लाख करोड़ के आसपास का, यहाँ हुआ। तो मुझे लग रहा है कुछ फिस्कल जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो भी कम हुई है, टाइट हुआ है। तो 3 मोर्चों पे कर लीजिए। एक सरकार को हम मैक्रो लेवल पर ले लें, एक कॉरपोरेट वर्ल्ड ले लें, और एक आम जनता का ले लें। तो लगभग सभी जगह ने प्रेशर फील किया है। तो इस लड़ाई का मैंने बताया था ना, जब युद्ध रुकता है तो क्या खोया क्या पाया, आप इसका असेसमेंट करते हैं। तो उसी की वजह से शायद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि हम 6.9 उनका एस्टिमेट था, उन्होंने घटा के 6.6 कर दिया। उन्होंने जो एस्टिमेट है उसको रोका है, और स्लो डाउन है इकोनॉमी में थोड़ा सा। पर हमारी कंजम्पशन बेस्ड स्टोरी है, तो कंजम्पशन बेस्ड स्टोरी, क्योंकि हम करीब 60% के आसपास हम कंजम्पशन से बनते हैं, तो इसलिए उतना स्लो डाउन नहीं आएगा जितना शायद वेस्टर्न वर्ल्ड में आपको देखने को मिल रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड में हालत बाय द वे बहुत ख़राब है। यहाँ पर फिर भी हाथी कितना भी पतला हो जाए भैंस तो रहता ही है, कहावत होती है। तो आई थिंक वी आर स्टिल डूइंग नॉट टू बैड, बट देयर इज़ अ डेफिनेट स्लो डाउन। 3 सेक्टर्स में मुझे प्रेशर दिखाई दिया। अब सरकार में जो प्रेशर है वो आपको स्पेंडिंग्स के जरिए दिखेगा, यानी कि स्पेंडिंग्स या नई योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी जैसे जाते हैं, घोषणा करते हैं, थोड़ी सी उनमें हाथ खींच कर, जिसको बोलते हैं, आप खर्च करेंगे। और दूसरा आपको कॉर्पोरेट अर्निंग्स, वो आपको बहुत जल्द जुलाई 5-6 से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, आपको प्रेशर में दिखाई देंगी ज़्यादातर सेक्टर्स की। और तीसरा आपको आम जनता जो सामान लेने जाती है दुकानों पर, उनके घर के बजट्स में मुझे दिखाई दिया है कि प्रेशर है, और लोगों ने थोड़ा सा हाथ खींचना शुरू किया है। जो सब्ज़ी हैं, दाल हैं, ग्रोसरीज़ हैं, मसाले, आटा, दाल, घी, शैम्पू, साबुन, सभी चीज़ों के रेट बढ़े हैं। आप FMCG कंपनीज़ को के रेट लिस्ट उठा के देखें तो लगभग सब चीज़ों के रेट बढ़े हैं। आपकी कमाई अगर उतनी है और खर्च बढ़ रहा है, तो लाजमी बात है, या तो 2 ही तरीके, या तो मैं अपनी सेविंग्स वॉश आउट कर दूँ, अगर सेविंग्स करता हूँ तो। पहली बात तो जो सेविंग नहीं कर पाते उनकी बात नहीं करते, पर अगर सेविंग्स नहीं होती तो फिर तो मुझे 5 किलो की जगह 2 किलो, 1 किलो की जगह आधा किलो, 3 पैकेट की जगह 1.5 पैकेट, 1 पैकेट लेना पड़ेगा। आपने कहा सरकार भी हाथ खींच के थोड़ा खर्च करेगी, वो तो शुक्र है। मैं कहूँगी कि भारत में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होता है, तो सरकार बहुत ज़्यादा हाथ नहीं खींच पाती है। अब अगले साल भी अगले साल 2027 में पता है 5 राज्यों में चुनाव है, और उसमें भी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, पंजाब की बात करें, तो ये तो बहुत बड़े राज्य हैं। तो मुझे उम्मीद ज़रा कम है कि सरकार उतना हाथ खींच के खर्च कर पाएगी। आपने कहा कि यूरोप में हाल वैसे ही ख़राब है। यूरोप में आई गेस बहुत सी कंट्रीज हैं, जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे, जो अभी नेगेटिव में जहाँ चल रहा है। जर्मनी में भी हम वही देख रहे हैं, मंदी के कगार पर जर्मनी है, इस तरह की रिपोर्ट सामने आई हैं। तो इन कंट्रीज में मंदी आ रही है या यूरोप नेगेटिव में जा रहा है, क्या इसका फायदा भारत को मिलने वाला है? मिल सकता है। और यूरोप की ज़्यादातर जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं वो ऑलरेडी मंदी में हैं। आपको मैं कई दफ़े चर्चा कर चुका हूँ आपके साथ, और जो मैंने बातें कही थी आप उनको सच होता देख रहे हैं। मैंने बहुत पहले कहा था कि ये लोग मंदी में आ चुके हैं, भाई दिखाते नहीं हैं। अब जर्मनी अब दिखा भी, क्योंकि कब तक टाल सकते थे। जर्मनी नीचे आया, यूके भी नेगेटिव में है, और 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में आते हैं तो फिर तो आप रिसेशन में स्टैम्प किया दिया। वो शायद ये ना करें, फिर अगले क्वार्टर में थोड़ा सा दिखा देंगे 0.1%, पर ये लोग मंदी में हैं। तो भारत को बिल्कुल इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि मार्केट्स अब इन जगह नहीं रह गई हैं। अगर मान लीजिए मुझे बहुत बड़े लेवल पे कोई सामान बेचना है, मैं किसी भी चीज़ का उदाहरण लेता हूँ, मोबाइल फ़ोन्स ले लीजिए, एप्पल को आईफोन्स बेचने हैं, सैमसंग को फ़ोन्स बेचने हैं, तो वो यूरोप की जो मार्केट थी वहाँ पर तो लोग इतनी जल्दी अब खरीदेंगे नहीं, क्योंकि मंदी है वहाँ, तो नौकरियाँ जा रही हैं, इनकम प्रेशर में है, नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही हैं।
तो फिर आप भारत जैसी मार्केट की तरफ देखते हैं। मुझे लग रहा है इसीलिए शालिनी शायद जो इतनी सारी ये ट्रेड डील्स हुई हैं, यूरोप के साथ हुई, पहले यूके के साथ हुई, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, तो ये ट्रेड डील्स में मैंने एक फ़र्क देखा। फ़र्क ये देखा कि जितना उत्सुक भारत था इस डील करने के लिए, उससे ज़्यादा उत्सुक मुझे वो लोग दिखाई दिए करने के लिए। और आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं देखी कि भारत जब डील होती है, ट्रेड डील, एफटीए जिसको हम कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि भारत का सामान वहाँ पर ज़ीरो टैरिफ पे, ज़्यादातर आपने देखा होगा 90% सामान हमारा ज़ीरो टैरिफ पे पहुँचेगा, कुछ सामान बहुत मामूली। तो ये लोग अब एतराज़ नहीं कर रहे, ले आओ आप सामान या 0% पे, क्योंकि भाई यहाँ बिकेगा तब तो है ना, वहाँ तो खरीदने के लोगों में कैपेसिटी ही नहीं है। तो इससे भारत को फ़ायदा होगा, क्योंकि भारत बहुत बड़ी एक मार्केट प्रोवाइड करता है। तो अगर आज यूरोप में कोई सामान बन रहा है, इन देशों में जो सामान फैक्ट्रीज तो हैं ही ना, बनता है। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको लूँ तो यूके के साथ जो 15 जुलाई से हमारी ट्रेड डील इफेक्टिव होने जा रही है, जो हमने डील करी थी 15 जुलाई से, वो आपको ज़मीनी स्तर पर लागू हो जाएगी। तो उसमें आपको रोल्स रॉयस हो गया, और स्कॉटिश वाइन हो गई, स्कॉटिश विस्की हो गई, यूरोप से हुआ तो आपको यहाँ परफ्यूम्स हो गई। तो इनके यहाँ जो सामान बनता है, इनको सामान बहुत बढ़िया बनाते हैं, पर वो बिक नहीं रहा। आपको हैरानी होगी कि लुई विटॉन, गुची और शनेल जैसे जो ब्रांड्स हैं, वो इंडिया में इस कदर उनकी डिमांड है कि ये यूरोप वाले हैरान होते हैं कि हम तो इस देश को गरीब समझते थे, ये लुई विटॉन या इतना कैसे बिकता है। आप हैरान होगा, जहाँ पर दिल्ली, मुंबई और कुछ बड़े शहरों में इनके शोरूम्स हैं। मुझे नहीं पता कितने लोग लुई विटॉन का सामान खरीदते हैं, हालांकि वो जो दूसरा वाला है वो तो गली गली सड़क के किनारे भी मिल जाता है, पर जो ओरिजिनल सामान है उसमें इनके जो स्टोर्स हैं उनके बाहर आपको क्यू लगानी पड़ती है। और मैंने देखा है क्यू लगी हुई, यानी कि आप स्टोर के बाहर खड़े हो जाइए और आपको वो उनका सेल्समैन बुला के ले जाएगा, तब आप अंदर जाएंगे, ऐसे आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और बाकायदा बाहर भीड़ लगी मैंने देखी है। तो मैंने सोचा कि अगर लुई विटॉन, बर्नार्ड आर्नल्ड सोच रहे होंगे, उनके परिवार सोच रहा होगा, जो फ्रांस से आते हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में उनका नाम है, कि जिस भारत को हम समझते थे कि सपेरों का देश है, आज वहाँ पर क्यों लग रहा है हमारे देश में बिक नहीं रहा है। तो भारत को इससे फ़ायदा होने वाला है, और भारत में इससे निवेश भी आएगा, क्योंकि जो अगर भारत में बना के ये लोग बेचते हैं तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। डायरेक्ट इंपोर्ट भारत में फिर ड्यूटी टैरिफ का चक्कर होता है, और महंगा भी वो पड़ता है। तो मुझे लग रहा है इंडिया विल बेनिफिट। मैंने आपको याद होगा, मैंने आपके पॉडकास्ट में कहा था, आप दर्शकों को भी याद होगा, अगला दशक भारत का है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। बीच में अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे थोड़े बहुत, ये, बट द नेक्स्ट डेकेड बिलोंग्स टू इंडिया। अगर अगला दशक भारत का है तो विदेशी निवेशक हमसे भाग क्यों रहे हैं इस समय? विदेशी निवेशक शालिनी वो वाले भाग रहे हैं जो शेयर मार्केट में थे। आप हाँ। शायद उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। उनको मैं निवेशक नहीं मानता। वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नाम तो है उनका, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स नाम तो है, वो किसी के सगे नहीं हैं, वो मुनाफे के सगे हैं। वो तो यहाँ प्रॉफिट कमाने आए, वो तो रोटेशनल मनी है, वो तो आज यहाँ कल वहाँ, आज वियतनाम, फिर कोरिया, फिर जापान, फिर चाइना, फिर कभी एआई में पैसा लगा दिया। अब आज हम 22 जून को बात कर रहे हैं, कल उन्होंने लगभग 5,000 करोड़ का यहाँ बहुत दिनों बाद सामान खरीदा है। हाँ। उनकी सेल भी अब कम हो गई है, उस पर ब्रेक लगी है, जो उन्होंने लगातार बेचा था, और बीच बीच में किसी दिन अब प्रॉफिट भी आ रहा है। और मुझे याद है पीछे, पता नहीं मुझे आपके यहाँ कहा था, मैंने कहाँ कहा था, वो राखी की कोई फिल्म थी, तो जब बहुत बिकवाली चल रही थी, मैं किसी डिबेट में था, तो उनका एक डायलॉग था राखी का, आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे एक दिन। तो करण हो गया एफपीआई और अर्जुन हो गया एफआईआई। तो देखिए अब आने शुरू हो गए हैं। आई थिंक द टर्न अराउंड इज हैपनिंग। और ये लोग यहाँ से भाग रहे हैं, ये तो अपना प्रॉफिट बुक करके भाग रहे हैं। ये कहीं जा नहीं रहे, ये वापस आ जाएंगे। ये तो इनको तो 4 पैसा जहाँ मिलेगा ये वहाँ के हो जाएंगे। हाँ, दिक्कत हो अगर एफडीआई यहाँ से जाना लग जाए। आपका सवाल एफडीआई पे अगर मैं कहूँ तो एफडीआई भारत में पिछले साल कुल $7 बिलियन की नेट थी। अब एफडीआई में भी ये रूल होता है कि जब आप यहाँ इक्विटी में लगाते हैं, यानी कि यहाँ कंपनी बनाई, फैक्ट्री लगाई, या ऑफिस खोला, कुछ भी यहाँ पर खोला आपने, तो उसमें वो पैसा रिपैट्रिएट करने का फ्रीडम होता है। अगर मैंने यहाँ पर मान लीजिए $100 बिलियन लगाया या $100 मिलियन लगाया, तो मैं उसको कभी भी वापस भी ले जा सकता हूँ, उस पर रोक टोक नहीं होती। तो वो आता जाता रहता है पैसा। एफआईआई, एफपीआई, इसको मैं शालिनी वो नहीं मानता कि निवेशक यहाँ से पैसा निकालें, क्योंकि मुझे उस पैसे का पता है वो कैसा पैसा होता है और वो उनका मोटिव क्या होता है। 100 रुपये लगाए, 150 बन गए, तो मेरे को हक है ले जाने का। मेरे 200 बन गए। ये वो लोग हैं शालिनी जिन्होंने 2021, 2022, कुछ ने तो कोविड से पहले भी लगाया था, 2018-19 का भी पैसा है इसमें। हम लोग उस पैसे को एनालाइज करते हैं। ये सिंगापुर, दुबई, यूरोप, अमेरिका
और कुछ केमन आइलैंड्स, मॉरिशस, साइप्रस, इन जगहों से ये पैसा आता है और कुछ टैक्स फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं इसमें, और वहाँ से पैसा चला जाता है और फिर आने लग जाता है। इनका तो कोई, दे आर नॉट डियर टू एनी, किसी के सगे नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं, अगर आज चाइना जा रहे हैं तो ये चाइना के हो गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये वहाँ के भी सगे नहीं है। ये वियतनाम जा रहे हैं, ये तो वहाँ प्रॉफिट कमाएंगे। दिस मनी कीप्स मूविंग अक्रॉस द वर्ल्ड। ये पैसा होता ही इसीलिए है कि इसको जहाँ 4 पैसे दिखे वहाँ लगा दिए, वहाँ से कमाए, वापस आ गए। मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि एफआईआईज अगर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो एक बड़ी रैली बनने की संभावना होती है। अगर मैं उस थियोरी के हिसाब से आगे बढ़ूं और आपसे ये समझना चाहूँ कि अब अगर एफआईआईज का पैसा उस मात्रा में नहीं आ रहा है जैसे पहला आ रहा था, तो क्या अब एक बड़ी रैली की संभावना निफ्टी में नहीं बन रही है, सेंसेक्स में नहीं बन रही है, इंडियन मार्केट्स में नहीं बन रही है? बिल्कुल। अगर आज हम 24,000 के आसपास खड़े हुए हैं और हम ऑल टाइम हाई से कितना दूर है, मात्र 2377। अगर मैं 24,000 लूँ तो हम 26,377 में निफ्टी की बात कर रहा हूँ। सबसे ऊंचा लेवल वो था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मुझसे। बिल्कुल एक रैली तो बनेगी। और अगर ये पैसा यहाँ पर आना शुरू हो गया और साथ में जो हमारे देसी बॉयज़ हैं, जो DIIs हैं, वो पैसा तो लगातार आ रहा है। अब जो SIPs लोगों की चल रही हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चल रही हैं, और जैसे जैसे मार्केट यहाँ से रिकवर करेगी आप देखेंगे म्यूचुअल फंड्स में निवेश की रफ्तार और बढ़ेगी, लोग फिर उसकी तरफ और आएंगे। तो अगर दोनों ही मिलके दोनों इंजन चल पड़े, 2 इंजन हैं ये, एक DIIs FIIs, वैसे तो इंजन 3-4 हैं, पिलर्स हैं, एक HNIs भी हैं, रिटेल इन्वेस्टर भी हैं। 4 मैं स्तंभ मानता हूँ स्टॉक मार्केट्स के, रिटेल इन्वेस्टर्स, HNIs, DIIs और FII FPI, इनको मैं 4 पिलर मानता हूँ। तो अपने आप बाकी के 2 पिलर पे चलने लग जाते हैं, HNIs भी आने लग जाते हैं और वो भी। तो एक रैली तो बनेगी, पर ज़्यादा अच्छा पता लगेगा जब सितंबर क्वार्टर हो जाएगा, क्योंकि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत मैटर करती हैं। और आपने जब इनके बेचने की बात करी ना FIIs की, तो एक बेचने का कारण ये भी था कि हमारी मार्केट महंगी हो गई थी, थोड़ी हम ओवर वैल्यूएट हो गए थे, हमारी PEs 25 के आसपास पहुंच गई थी। तो जब PE इतनी ऊपर जाती है तो फिर वो मार्केट महंगी मानी जाती है, वैल्यूएशंस आपकी ज़्यादा। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था भी ग्रो कर रही थी और चाइना से भी तेज़ हम ग्रो कर रहे थे, पर फिर भी इनको लगा कि सस्ती मार्केट में अब चल के पैसा लगाते हैं। तो अब थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद हमारी PE भी नीचे आई है, हमारी वैल्यूएशंस आई हैं, शायद इसीलिए अब आपको बीच बीच में ये पैसा आता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगला दशक भारत का है, ये आपने पहले भी कहा था, ये आज आप एक बार फिर से कह रहे हैं, ये अगला दशक भारत का है। इसका फ़ायदा अगर मुझे उठाना हो, मेरे व्यूअर को उठाना हो, तो उसको आप क्या सलाह देंगे? देखिए, अगर आपको सचमुच में फ़ायदा उठाना है, और मैं बिल्कुल दिल की बात बोलता हूँ, और क्योंकि मैं बहुत सारे स्टार्टअप्स को भी मेंटोर करता हूँ शालिनी, तो उनको वही करना चाहिए जो आप कर रही हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि पॉडकास्ट शुरू कर दें सबके सब और सब लोग SKT मीडिया सोल्यूशंस खोल दें, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब था आपको अगर इस चढ़ते हुए भारत की फ़ायदा उठानी है तो आपको कुछ अपना करने का सोचना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई सीधा बोल दोगे नौकरी छोड़ दो, तो देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता सबको कि आप नौकरी छोड़ दो, भाई सबकी रोज़ी रोटी है, हर किसी के पे पैकेट से उसका घर का खर्च बना हुआ है, उसका परिवार चलता है। पर आपको अगर कभी ऐसा विचार आया मन में कि दैट यू शुड डू समथिंग ऑफ योर ओन, तो आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी आपको हिंदुस्तान दे रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट शायद मैंने पूरी दुनिया देखी है। मैंने दुनिया का ऐसे भी चक्कर काटा हुआ है, वाया अटलांटिक, वाया पैसिफिक भी, और कई बार काटा हुआ है। तो मुझे इतनी बड़ी मार्केट कहीं दिखाई नहीं दी। चाइना में है, पर चाइना अब क्योंकि चाइना थोड़ा और किस्म का देश है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है वहाँ पर, बहुत सारी दिक्कतें और किस्म की हैं, वो अपना ही, वो अलग ही दुनिया है एक तरह से। तो इतनी बड़ी मार्केट अगर आपके पास भारत में है तो आई थिंक दिस इज़ द प्लेस टू बी। और इतनी यंग पॉपुलेशन कहीं नहीं है इतनी बड़ी, 65% लोग आज 35 साल से कम उम्र के हैं, बहुत एस्पिरेशंस हैं यूथ में। तो इसलिए अगर अगला 10 साल भारत का है तो उसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आप कुछ अपना शुरू कर सकें। और अपना, अब सवाल ये उठता है बताओ क्या शुरू कर सकें, आपने कह दिया अपना शुरू कर सकें, तो आई थिंक लोग क्या करते हैं कि वही करते हैं जो सब कर रहे हैं। अगर आप वही करेंगे जो सब कर रहे हैं तो आपके साथ वही होगा जो सबके साथ होगा। तो बेटर है इसके आप, और स्टार्टअप की सबसे बड़ी पहचान शुरू करने की क्या है कि आप पेन पॉइंट ढूंढें कि कहाँ पर लोगों को दर्द होता है, उस दर्द की इलाज ढूंढें। पेन किलर का बिजनेस नहीं मैं कह रहा शुरू करने का, मेरा मतलब है जहाँ लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका होना चाहिए। पर जनरली क्या करते हैं हमारे जो यूथ हैं वो वही काम, इसने शुरू किया चलो भाई मैं भी यही शुरू करता हूँ, मैं भी यही शुरू करता हूँ, वो देखा देखी शुरू करते हैं। वेयरएज इफ़ यू ट्राई एंड स्टार्ट समथिंग विच इज़ यूनिक, तो आई थिंक, और आपको पता होगा कि जो स्टार्टअप इंडिया है जो भारत की सरकार ने 2016 में लॉन्च की थी, उसमें एक रजिस्ट्रेशन किया जाता है
मुझे नहीं पता कितने लोग इस रजिस्ट्रेशन से फेमस है, 2 लाख से ऊपर आज स्टार्टअप्स उसमें रजिस्टर्ड हैं। पर उसमें 2 तरीके के लोग रजिस्टर कराते हैं शालिनी। आपने पता नहीं कभी इसके बारे में चर्चा की है कि नहीं। एक कैटेगरी होती है, आप कुछ भी बिजनेस शुरू किया आप उसमें रजिस्टर करा सकते हैं, यानी कि यू स्टार्ट एनी बिजनेस, रजिस्टर दैट। दूसरी कैटेगरी है जिसमें आपको कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस, कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। वो वही लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है जिनका ऐसा बिजनेस हो जो पहले कोई ना कर रहा हो, और बाकायदा स्टार्टअप इंडिया की टीम वेरीफाई करती है उसको, टाइम लगाती है, रिसर्च करती है। हमारी एक कंपनी ने रजिस्ट्रेशन एक मुझे याद है कराया था, तो उनको लगा था कोई करता है इस बिज़नेस को, फिर उन्होंने बहुत रिसर्च करी, पता लगा कोई नहीं करता। तो वो देखिए उसमें पीछे मंशा ये थी, स्टार्ट समथिंग विच इज़ डिफरेंट, और ऐसी चीज़ स्टार्ट करिए जहाँ लोग बहुत जिसके लिए परेशान हैं और आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। अब जैसे किसी ने मेड का स्टार्टअप शुरू किया, अब मेड, आपको पता है मेड्स प्रोवाइड, वो तो जहाँ औरतें बैठती थी वो तेरी मेड ये, मेरी मेड तो इतनी नहीं आती, तेरी ये नहीं आती, मेरी छुट्टी चली गई बहुत पे। तो उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा चर्चा का विषय है, तो उसने मेड स्टार्ट किया। आई थिंक दैट स्टार्टअप इज वैल्यूएशंस उनकी बहुत अच्छी जा रही है एंड इट इज़ डूइंग वेरी वेल। तो आप भारत के चढ़ते हुए 10 साल का फ़ायदा तभी उठा सकते हैं जब आप कुछ अपना करें। नौकरी में है अपॉर्चुनिटीज़, पर नौकरी तो नौकरी है ना। मैं पता नहीं क्यों, मुझे व्यक्तिगत तौर पे शायद मैंने अपने करियर में नौकरी सिर्फ 1.5 महीने करी करियर की शुरुआत में, और उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है कि क्या हुआ उस नौकरी का और कैसे मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया। मेरी तो शायद जीन्स में ही नौकरी नहीं थी, क्योंकि मेरे परिवार, आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, तो मैं नहीं कर पाया। पर मुझे लगता है कि हर नौकरी करने वाले के अंदर एक छोटी सी जोत चल रही होती है, काश मैं भी, आपके अंदर भी थी मुझे याद है, तभी आपने शायद निर्णय लिया होगा कि काश मैं भी कुछ अपना करती या करता। तो आई थिंक इट इज़ टाइम टू इग्नाइट दैट फ्लेम और अपना कुछ आप करें। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे ना उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो फिर वो और कठिन हो जाएगा करना। फिर तो वो पे पैकेट के सारे आपके खर्चे हो जाते हैं, फिर अब कहेंगे अब छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ तो भाई खर्चा कैसे चलेगा वगैरह वगैरह। सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। अब ये जो आपने एडवाइस दी है ये मेरे हर व्यूअर के लिए है, वो चाहे किसी भी उम्र का है, वो मेल है फीमेल है कैसा भी है। अब इसी सवाल को दूसरे ढंग से मैं पूछ रही हूँ कि अगर कोई इन्वेस्टर ये जो भारत की अपॉर्चुनिटी है उसका फायदा उठाना चाहे अगले कुछ सालों में, तो फिर उसको क्या करना है? देखिए, एक तो हम चर्चा कर चुके हैं, गोल्ड सिल्वर लेके रख ले, पर उससे तो भारत की अपॉर्चुनिटी का कोई मतलब नहीं, वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी। उसको फिर आई थिंक अपनी इन्वेस्टमेंट्स उन सेक्टर्स में करनी चाहिए जिन सेक्टर्स में आगे प्रॉमिसिंग ग्रोथ दिखाई दे रही है। और सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग ग्रोथ जो 4-5 सेक्टर्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, FMCG की बहुत पोटेंशियल है यहाँ पर। जिस तरीके से हमारे यहाँ कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, हम लोग सामान जिस तरीके से खरीद रहे हैं, चाहे ई-कॉमर्स पे, चाहे उसमें आप कर सकते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी एक बहुत प्रॉमिसिंग एरिया है। तो EVs में अगर आप कर सकते हैं, EVs के संबंधित कुछ कर सकते हैं। तो निवेश ना, मैं शालिनी 2 तरीके का मानता हूँ। आप तो, मुझे मालूम है आप तो ज़्यादा निवेश स्टॉक मार्केट की बात करती हैं, पर मेरे लिए स्टॉक मार्केट ही नहीं खाली, मैं निवेश ये भी मानता हूँ कि आप किसी ऐसे स्टार्टअप को पकड़ लीजिए। आपको याद होगा मैंने एक उदाहरण भी दिया था, किसी स्टार्टअप को पकड़ लीजिए, उसमें कुछ आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगा सकते हैं पूरी रिसर्च करके, वो निवेश भी कई गुना हो सकता है। तो आई थिंक इफ़ यू लुक फॉर प्रॉमिसिंग सेक्टर्स, और मुझे ये भी लगता है शालिनी कि निवेश करना एक कॉन्स्टेंट प्रक्रिया है। निवेश ऐसा नहीं कि आज हमने बात करी और फिर उसके बाद हम चलिए अब 4 साल बाद बात करेंगे, ऐसा नहीं है। निवेश एक कांस्टेंट प्रक्रिया है, निवेश में नए अवसर निकलते रहते हैं, समय समय पर इसकी चर्चा होनी चाहिए, और समय समय पर इसमें गोल पोस्ट भी बदल सकती है। आज जो निवेश अच्छा है, हो सकता है 2 साल बाद मैं कहूँ कि आप इसमें से अब निकल के अब यहाँ कर दीजिए। ये भी है निवेश में कि ये भी बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए निवेश का डिस्कशन इज़ अ कांस्टेंट डिस्कशन। आज हम इस समय बात कर रहे हैं 2026 में, मिडल में बात कर रहे हैं, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, हो सकता है कल को कुछ और नई चीज़ इसमें निकल कर आए जो मैं आपको बताना चाहूँ और जो शायद आज तक जिसकी चर्चा ना हुई। सो दैट इज़ द थिंग। सो आई थिंक बट द बेस्ट वे अगर आप कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल काम है स्टॉक मार्केट वाला, तो मैं मानता हूँ उतना मुश्किल नहीं है, आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके। पर जो दूसरा वाला निवेश है ना, कि किसी कुछ स्टार्टअप्स पकड़िए और उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा करके निवेश करिए, उनको ढूंढिए पहले आप कहाँ हैं। आपको बहुत सारे गुरुग्राम में, नोएडा में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, जयपुर में आपको बहुत सारे स्टार्टअप्स मिल जाएंगे, उनके पास जाइए। क्राउड फंडिंग एक होती है, क्राउड फंडिंग में वो लोग थोड़ा थोड़ा बहुत सारे लोगों से लेते हैं, वहाँ पर अगर आप निवेश करते हैं और आपका अगर वो निवेश क्लिक कर गया तो सारे निवेश पीछे रह जाएंगे। आपको मैं कन्विंसिंगली कह सकता हूँ, इसलिए कह सकता हूँ
क्योंकि मैंने ये होता देखा है। अब मेरा अगला सवाल ये है कि युद्ध विराम इस समय तो हो गया है अमेरिका ईरान के बीच, ये कितना लंबा चलेगा ये भी किसी को नहीं मालूम। 60 दिन के बाद ये रिव्यू होगा तो उस समय क्या निकल के सामने आएगा वो भी किसी को नहीं मालूम। सीधा सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या युद्ध के दौरान भी कमाया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं कमाया जा सकता। आप ऐसा तो नहीं है कि हाँ, ये ज़्यादातर एसेट क्लासेस प्रेशर में है, प्रॉपर्टी प्रेशर में है, स्टॉक मार्केट प्रेशर में है, गोल्ड सिल्वर प्रेशर में है। आप देखिए ज़्यादातर एसेट क्लासेस, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो मैंने अपने चैनल पे इसी टॉपिक पे चर्चा करी कि ऐसे में क्या करना चाहिए फिर। तो ऐसे में ये करना चाहिए आपको कि आपको जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी वाले एसेट्स होते हैं उसमें जहां आप 7-8% रिटर्न से इस समय आप वेट एंड वॉच करते रहिए, यानी कि 7-8% पे पैसे को रख दीजिए, लिक्विड रखिए और लगातार नज़र रखिए कि शेयर मार्केट में अब क्या हो रहा है। क्योंकि किसी ना किसी एसेट क्लास में टर्न अराउंड, रियल एस्टेट में इतनी जल्दी नहीं आने वाला टर्न अराउंड, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। रियल एस्टेट मुझे लग रहा है अभी कम से कम 2 साल तक सबड्यूड रहेगा। उसमें जब साइकिल आती है तो इतनी जल्दी टर्न अराउंड नहीं होती है, वो मार्केट की तरह नहीं है। स्टॉक मार्केट पे नज़र रखिए, गोल्ड सिल्वर पर नज़र रखिए, और तब तक के लिए आप फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट 7-8% पे, बहुत सारे एवेन्यूज़ होते हैं, बॉन्ड्स हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, ट्रेजरी बॉन्ड जिनको हम कहते हैं। पोस्ट ऑफिस में थोड़ा, क्योंकि आप लंबा लॉक हो जाते हैं तो इसलिए पोस्ट ऑफिस का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, हालांकि वहाँ भी 7-8% के बीच में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न आता है, पर क्योंकि वो लोग 5 साल के लिए रख लेते हैं, फिर 3 साल के लिए रख लेते हैं, वहाँ से वो निकलने नहीं देते आपको, तो इसलिए कुछ लिक्विड फंड्स हैं उसमें आप रख सकते हैं। तो तब तक के लिए यू रिमेन ऑन द एज। ये ऐसे ही है शालिनी, जैसे क्रिकेट मैच होता है तो जो 12वां खिलाड़ी होता है वो बैठा रहता है बिल्कुल रोप के पास, बाउंड्री के पास तैयार होता है। जैसे किसी को चोट लगी, किसी को पानी पीने जाना है, किसी को वॉशरूम जाना है, तो वो फ़ौरन तैयार होता है। तो आई थिंक यू शुड प्ले द 12th मैन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपको क्रिकेट मैच के उस 12वें खिलाड़ी की तरह बिल्कुल बाउंड्री के पास बैठे रहिए। जैसे ही आपको महसूस हो कि अंदर एक्शन में अब आपकी ज़रूरत है, यानी कि आपके पैसे की ज़रूरत है, तुरंत आप उसमें कूद पड़े। और ये बहुत जल्द होगा, ये कोई बहुत लंबा, मैं नहीं, ये नहीं मैं कह रहा उस 12वें खिलाड़ी को 5 दिन के लिए बाहर बैठा रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इधर स्टॉक मार्केट्स विल टर्न अराउंड, और यू विल फाइंड फ्रॉम बिटवीन नाउ एंड नवंबर गोल्ड सिल्वर मार्केट विल टर्न अराउंड। तो आप फिर उस पैसे को जिससे फटाफट निकाल के आप इन एसेट्स में घुस सकते हैं। हाँ, आपके सवाल यहाँ रेलेवेंट हो जाता है कि क्या इतनी तेज़ भागने वाली कोई इन्वेस्टमेंट इस समय है, तो शायद उसका जवाब इस समय ना हो। ये टर्न अराउंड वाली बात जो आपने कही, और ये भी कहा कि ये 12वें खिलाड़ी को बहुत लंबा बैठना नहीं पड़ेगा, वो इंडिकेशन क्या होते हैं कि हमको पहले ही मालूम चल जाए कि मार्केट किधर जाने वाला है? कुछ है ऐसा? देखिए, जब तक डोनाल्ड ट्रंप हैं तो मार्केट के बारे में कहना बहुत कठिन होता है, बिकॉज आप स्वयं ही कह रही हैं, कभी कहते हैं कि अब मैं लड़ाई नहीं करूँगा, अब लड़ाई ख़त्म हो गई, कल फिर धमकी दे दी, आई विल हिट देम वेरी हार्ड, एक दिन ये, एक दिन वो, एक दिन ये। तो ऐसे में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। पर आपको जो मैंने शुरू में जब गोल्ड सिल्वर की बात बताई थी, तो तब मैंने कहा था कि नवंबर पर नज़र रखिए। नवंबर बहुत बड़ा एक पड़ाव होगा, और नवंबर से पहले ही अक्टूबर में, क्योंकि इनकी कैंपेनिंग शुरू हो जाएगी, मुझे पूरा चांस लग रहा है कि इनकी मेजॉरिटी सेनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में चली जाएगी, यानी कि रिपब्लिकन्स के हाथ से ये मेजॉरिटी चली जाएगी। और अगर ये मेजॉरिटी चली जाती है तो जहाँ तक मैं अमेरिकन पॉलिटिक्स को जानता हूँ कि इनको इम्पीच करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, इनको इम्पीच करने की कोशिश करी जाएगी। एंड ये पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, ही इज़ अ बैड लूज़र। अगर वो हारने पर आए तो फिर ट्रंप मूड इंडेक्स, जो हमारे ऑफिस में इंडेक्स है, वो आपको पता है कहाँ की कहाँ जाएगी। सो आई थिंक ही विल डू समथिंग विच विल बी आउट ऑफ द बॉक्स, बिल्कुल ऐसी चीज़ होगी। तो ऐसी हरकतों में फिर दुनिया में उथल पुथल होगी। तो वॉलेटिलिटी नवंबर तक बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, इनके ट्रूथ सोशल पे पोस्ट, इनकी हरकतें, इनकी बातें, फ़ोटो खिंचवाने से मेलोनी के साथ से लेके और ईरान को हिट करने तक, फेड के रेट से लेके डॉलर के भविष्य तक, गोल्ड सिल्वर से लेके और ग्रीनलैंड को लेने तक, आपको अनेकों बयान आपको सुनने को मिलेंगे। उससे मार्केट्स रिएक्ट करती रहेंगी। सो इसलिए वॉलेटाइल रहेगा। पर नवंबर के बाद मुझे पर्सनली नवंबर का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। कभी मैंने ज़िंदगी में अमेरिकन इलेक्शंस का इतना बेसब्री से इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। पर अब मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड इकॉनमी बहुत बड़ा एक टर्न अराउंड आपको उससे पहले, इस पीरियड और उस पीरियड के बीच में या उसके फ़ौरन बाद आपको दिखाई देगा। तो आई थिंक वो 12th मैन को ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर तक बैठना, हो सकता है उससे पहले भी मौका मिल जाए मैदान में कूद पड़ने का।
आपने ट्रम्प मूड इंडेक्स की जब बात की तो मुझे याद आया कि इसके पहले आपने डॉलर इंडेक्स के बारे में हमें बताया है और ये बताया कि गोल्ड सिल्वर मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये हम डॉलर इंडेक्स से समझ पाते हैं। क्या इसके अलावा भी कोई दूसरा इंडिकेशन या जो गोल्ड सिल्वर पे नज़र रखने वाले लोग हैं उनके लिए कोई दूसरा इंडिकेटर है जिस पर नज़र रखना ज़रूरी है कि मार्केट किधर जाएगा? बहुत अच्छी बात आपने उठाई, बल्कि मैं इसके बारे में जिक्र करना चाह रहा था। डॉलर इंडेक्स इस समय शालिनी 100 से ऊपर है, जबकि हम पहले चर्चा करते रहे हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स बढ़ती है, डॉलर इंडेक्स बढ़ने से बॉन्ड यील्ड बढ़ती है। आपको याद होगा सोने से हम कनेक्ट करते हैं, पर आपने ये तो सवाल मुझसे पूछा नहीं कि अगर डॉलर इंडेक्स अभी भी 100 से ऊपर क्यों है, क्योंकि ये तो अब तो क्रूड ऑयल की प्राइस $78 पे और WTI तो 74-75 पर आ गया है। डॉलर को भी किसी तरह ऊपर रखने की कोशिश की जा रही है, जिस प्रकार सोने को नीचे रखने की कोशिश की जा रही है। वो चाह रहे हैं कि हमारे डॉलर का दबदबा बना रहे, क्योंकि उनको पता लग रहा है कि डॉलर में लोग इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट कर रहे हैं तो वो डॉलर को महंगा दिखाना चाहते हैं कि देखिए आज भी आप डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे तो ये जो 6 करेंसीज हैं, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, येन जापानीज, स्विस फ्रैंक और कनेडियन डॉलर और स्वीडिश क्रोमा, ये जो 6 करेंसीज हैं इनके खिलाफ डॉलर इंडेक्स को लगातार ऊपर रखने की कोशिश की जा रही है। और ये भी एक कारण है कि इन देशों की जिन देशों से करेंसी आती है उन देशों में रिसेशन भी आ रहा है। अभी आपने स्वयं भी जिक्र किया, यूरोप में रिसेशन है, जापान ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं और ब्रिटेन में रिसेशन है, स्विट्ज़रलैंड भी वहीं का हिस्सा है। तो क्योंकि यहाँ रिसेशन है तो इनकी करेंसीज कमज़ोर हो रही हैं, तो उससे डॉलर को वो लोग मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डॉलर इंडेक्स ऊपर होने से बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका में अभी भी 4.5 से थोड़ी ही नीचे हैं, ज़्यादा नीचे नहीं है। वो एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होता है। इस समय जो ड्राइविंग फैक्टर है वो फेड के रेट्स हैं। मेन फैक्टर जो गोल्ड सिल्वर के राह में आ रहे हैं वो फेड के रेट्स। ये जो कमेंट्री की गई है केविन वॉश द्वारा कि असल में हुआ क्या कि केविन वॉश रेट तो बढ़ा सकते नहीं थे, वैसे तो रेट बढ़ाना बनता था इस बार, क्योंकि 4.2 अमेरिका में इन्फ्लेशन आई है, 3.5 पौने 4 वहाँ पर रेट्स हैं। तो आप बताइए 3.5 पौने 4 अगर रेट्स हो तो 4.2 के बराबर आना चाहिए ना, उसको कम से कम रेट के बराबर तो आप इन्फ्लेशन के बराबर तो लेकर आएंगे। पर उन्होंने नहीं किया क्योंकि ही इज़ द डोनाल्ड ट्रम्प मैन। पर कमेंट्री ये दे दी कि भाई इस साल बढ़ सकते हैं, चलो भाई कुछ ऐसी बात भी कर दें जो थोड़ी रैशनल हो। तो जैसा मैंने कहा कि वहाँ के जो शॉर्ट वाले ट्रेडर्स हैं उनको ये मौका चाहिए, तो उन्होंने बिल्डअप किया। तो डॉलर को भी शालिनी ऊपर रखने की कोशिश की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप को इस युद्ध में एक ही बात बहुत पसंद आई, वो ये थी कि उनके डॉलर का बहुत बोलबाला रहा, क्योंकि पेट्रो डॉलर्स हैं GCC में सारे इलाके में। और देखिए ना, अगर मैं 1 मिनट की जगह अपने आप को अमेरिका के राष्ट्रपति के शूज़ में रख लूँ, युद्ध चल रहा है, सब कुछ है, तो चारों तरफ चर्चा किस बात की थी? डॉलर की। आप देखिए ना, कहीं जो क्रूड ऑयल की चिंता डॉलर की वजह से, जहाँ UAE ने तो यहाँ तक कह दिया हमें डॉलर दे दो भैया, हम नहीं तो युआन में चले जाएंगे। तो उनको एक चीज़ जो इसमें बहुत ज़्यादा अंदर से मज़ा आ रहा था कि हमारा डॉलर सारे में चर्चा का विषय बन गया है और सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था की जड़ की, उनकी प्रॉब्लम्स की जड़ में डॉलर है, ये तो आप मान रहे हैं। तो ये डॉलर की बदमाशी, डॉलर की गुंडागर्दी, डॉलर की दादागिरी, डॉलर का रुतबा, डॉलर का ये जो सारी सुप्रीमेसी है, आई थिंक दिस इज़ व्हाट दे आर एंजॉइंग। और अमेरिका की स्ट्रेंथ ही डॉलर में है। तो वो कहीं भी जैसे ही उनको लगता है कि मेरा डॉलर की जगह कोई और ले रहा है तो उनकी रातों की नींद चली जाती है। तो पूरी कोशिश हो रही है इस समय अमेरिका में डॉलर को ऊपर रखा जाए, इसलिए डॉलर इंडेक्स ऊपर है। पर सोने चांदी की राह में सबसे ज़्यादा जो इस समय फैक्टर है वो फेड के रेट्स हैं, और उससे भी बड़ा फैक्टर है कि कितना टाइम आर्टिफिशियली ये सोने चांदी के सेल के कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। अब ये आम आदमी के लिए पता लगाना बहुत कठिन काम है, पर अगर आप कॉमिक्स के डेटा को स्टडी करते रहेंगे लगातार, जो वहाँ शॉर्ट और लॉन्ग बिल्डअप्स होते हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट बिल्डअप्स हम लोग उसको बोलते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से जैसे जैसे ये शॉर्ट्स रिलीज़ होंगे वैसे वैसे सोना चांदी ऊपर जाएगा। उम्मीद मैं करती हूँ कि इन इंडेक्स के ऊपर हम नज़र रख पाए, हालांकि आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है जैसा आपने भी कहा। बट थैंक यू सो मच सर, आपने जितना गोल्ड एंड सिल्वर को प्रिडिक्ट आप नहीं करते हैं, बट स्टिल हमें जितना नवंबर तक का आपने बताया है, उम्मीद मैं करती हूँ कि बहुत हमें फायदा मिलने वाला है। थैंक यू सर। माय प्लेजर, थैंक यू।